हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम अपना जो दो वीडियोस बना चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पर, जो आज थर्ड पार्ट है हमारा लास्ट टॉपिक का, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज की जो हम टर्म से स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट टर्म है आपकी डेटर्स। हु आर द डेटर्स? बेसिकली डेटर्स आपके जनरेट होते हैं जब आप क्रेडिट सेल करते हैं। देखो, आप जब भी कोई बिजनेस सेल करता है तो सेल हमारी दो टाइप की हो सकती है। एक आपकी क्रेडिट सेल और एक है आपकी कैश सेल्स। जब आप कैश सेल्स करते हैं तो इमीडिएटली आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है, तो वहां पर आपका डेटर्स नहीं जनरेट होते, क्योंकि आपने आपने आइटम सेल की, उसके अगेंस्ट आपको कैश रिसीव हो गया, तो वहां पर वो ट्रांजैक्शन एकदम कंप्लीट हो चुकी है। बट अगर आप क्रेडिट पर सेल करते हैं, क्रेडिट मीन्स अगर आप उधार में सेल करते हैं, आपने जिस भी पर्सन को सेल किया उसने तब आपको पेमेंट नहीं की उस आइटम के अगेंस्ट, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट या उन सर्विसेज के अगेंस्ट, तब वो आपकी सेल होगी क्रेडिट सेल। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस डिपेंड करती है कि म्यूचुअली उनमें आपस में क्या डिसाइड हुआ है कि कितने टाइम पीरियड के बाद वो पेमेंट करेंगे, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है। बट जब डेटर्स की बात आती है, वो आपकी करंट असेट्स होती है, तो विद इन 1 ईयर उनकी पेमेंट होनी जरूरी होती है। दैट आर द करंट असेट्स। तो जब भी आपने क्रेडिट पर सेल किया तो वहां से आपके डेटर्स जनरेट होंगे। तो डेटर्स कौन हुए? डेटर्स आर द पर्सन हु ओज द मनी टुवर्ड्स बिजनेस, जिन्होंने बिजनेस को पैसा देना होता है, जिनसे बिजनेस ने मनी रिसीव करनी होती है, वो होते हैं आपके डेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट टर्म है आपकी क्रेडिटर्स। जब मैंने आपको बताया कि डेटर्स कौन होते हैं, जब आप क्रेडिट पर सेल करते हैं तो वो आपके लिए डेटर्स जनरेट होते हैं। बट अगर आप क्रेडिट पर परचेज करते हैं किसी भी एक बिजनेसमैन से, अपने वेंडर से, तो आप जब क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो आपके लिए कौन जनरेट होंगे? क्रेडिटर्स। डेटर्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट सेल of the business, but creditors are related to credit purchase. जब आप क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो वहां पर आपके जनरेट होते हैं क्रेडिटर्स। मींस यू बिजनेस हैव टू पे द मनी टुवर्ड्स सम वेंडर्स। जब बिजनेस को पे करना है आउटसाइडर पार्टीज को, तो वहां पर वो होते हैं आपके क्रेडिटर्स। जिन भी पर्सन्स को आपने पेमेंट करना है रिगार्डिंग आपने जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया, गुड्स परचेज की, तो वो आपके होते हैं क्रेडिटर्स। जब आपके क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं तो उनके लिए भी कुछ टर्म्स डिसाइड होते हैं कि आपको कितने टाइम बाद पीरियड पेमेंट करनी है, बट दैट इज विद इन 1 ईयर टाइम पीरियड। तो क्रेडिटर्स आर रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज टू whom you have to pay the money, but debtors are the person from whom you have to receive the money. तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स? एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं एक बिजनेस के लिए? जब भी आप कुछ बाय करने के लिए, कोई सर्विसेज लेने के लिए जो अमाउंट स्पेंड करते हैं, वो आपके होते हैं एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं एक्सपेंडिचर? अमाउंट स्पेंड और liability incurred for acquiring assets or goods or services। आप कोई भी गुड या सर्विसेज परचेज कर रहे हैं या कोई लाइबिलिटी आप पर जनरेट हो रही है, तो उसके लिए जो भी आप अमाउंट स्पेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड योर एक्सपेंडिचर्स। अब आपके एक्सपेंडिचर भी अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
या फिर एक और टाइप है दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती हूँ तो कैपिटल आपके रिलेटेड होते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। जब आप फ्यूचर में कुछ लॉन्ग पर्पस के लिए, लॉन्ग टाइम पर्पस के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो, सपोज आपने कोई फिक्स असेट परचेज की है, तो जब आप उस एसेट को परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए एक्सपेंडिचर होता है, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करके देगा। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो आपके एक टाइप से रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जिस भी नेचर का है, बट वो इन दोनों में से किसी एक अकाउंट में हम शो करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर? तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई लैंड, बिल्डिंग आपने परचेज की, या अदर कोई और फिक्स एसेट परचेज की, और रेवेन्यू नेचर में जो रूटीन में आपके होते रहते हैं, जैसे आपने रेंट पे किया, सैलरी पे की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे किए, तो इस टाइप से जो मंथली आपके एक्सपेंडिचर है, आपने इंटरेस्ट पे किया, कोई डिविडेंड पे किया, तो जो रूटीन में आपके एक्सपेंडिचर चलते रहते हैं दैट आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड द लॉन्ग टर्म, जो कभी 3-4 ईयर्स में एक बार हो गए एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप जो फिक्स सेट है वो डेली हम परचेज नहीं करते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब वो फिक्स सेट आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो यूजेबल नहीं रही, उसे सेल करेंगे, तब आप एक फिक्स सेट परचेज करेंगे। हो सकता है आपको किसी और फिक्स सेट की भी जरूरत है, आपने बिजनेस एक्सपेंड किया, तब जो आप फिक्स सेट परचेज करेंगे उसके लिए जो एक्सपेंडिचर करेंगे दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, आप एक बिग अमाउंट स्पेंड करते हो। लेकिन रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनमें आप इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते, वो आपके एक रूटीन जैसे 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 इस टाइप की जो एक रेगुलर नेचर में आपके एक्सपेंडिचर चलते रहते हैं। तो ये था आपका एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है आपके रिसिप्ट्स। अब आपकी रिसिप्ट क्या होती है? बेसिकली रिसिप्ट कुछ भी अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो या रिसीव करने वाले हो, मीन्स अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। जब भी आप कोई गुड या सर्विसेज सेल कर रहे हो, किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट जो आपने मनी उनसे चार्ज करनी है, जो अमाउंट चार्ज करना है दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। अमाउंट रिसीव्ड और receivable for selling goods or services। और यहां पर क्या हो सकती हैं आपकी गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स। अब ये भी सेम दो नेचर की होती हैं आपकी, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एक टर्म मैंने एक्सपेंडिचर में आपके साथ डिस्कस नहीं की दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे विद फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि वो थोड़ा सा सेपरेट सा कॉन्सेप्ट है, उसे हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपको क्लियर किया कि कैपिटल जो आपका होता है वो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट से रिलेटेड होता है, बट रेवेन्यू एक रूटीन नेचर से रिलेटेड होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आपके लिए क्या हो सकती हैं कि आपने कोई फिक्स एसेट सेल की, उससे जो आपको एक अमाउंट रिसीव होगा वो आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट होगा।
या फिर आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया है तब वहां भी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो, आप लोन ले रहे हो तो आपके पास अमाउंट आएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स। या फिर आप कोई शेयर्स में डिबेंचर्स में कहीं पर कुछ बाय कर रहे हो, सेम एज इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करती हूँ तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपके जो रूटीन नेचर में चलते हैं, जैसे आपने इंटरेस्ट रिसीव किया कहीं से, आपने कोई डिविडेंड रिसीव किया, कोई कमीशन रिसीव किया, रेंट रिसीव किया, तो ये सेम एज इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट होते हैं, जैसे वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होते हैं आपके कैपिटल, और आपकी जो रूटीन नेचर में आपको रिसीविंग होती है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। ये बेसिकली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, बट ये सेल ऑफ फिक्स असेट्स। और क्या हो सकता है, आप जैसे आपने कोई इशू ऑफ शेयर की तो वहां से आपको मनी रिसीव होती है, तो वो भी आपकी एक टाइप से कैपिटल रिसिप्ट्स है। इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, तो इस टाइप्स के आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। बेसिकली आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कैपिटल किससे रिलेटेड होता है और एक रेवेन्यू किससे रिलेटेड होता है। तो ये थे आपके रिसिप्ट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस। जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी मैंने आपसे डिस्कस किए थे, उसको हम जनरल नेचर में क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। बेसिकली एक्सपेंसेस अगर मैं जनरली बात करती हूँ कि आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज बाय करने के लिए जो अमाउंट स्पेंड किया उसे हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। या फिर एक्सपेंसेस को आप और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिनका आपने ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया, चाहे वो अमाउंट आपने अभी पे किया है या नहीं पे किया, वो आपके लिए एक्सपेंसेस होंगे। तो एक्सपेंसेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपके होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड जिनमें आपने एडवांस पेमेंट कर दी, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अभी ड्यू है। जिनको अभी हमने पे नहीं किया। अब यहां पर थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। जब आप किसी से सर्विसेज ले चुके हैं लेकिन उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट नहीं की है, मीन्स आपने बेनिफिट पहले ले लिया बट अभी अमाउंट पे नहीं किया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवांस सर्विसेज एंड लेटर ऑन पेमेंट, that is called outstanding। जब आप सर्विसेज पहले ले लेते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं तो वो होती है आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अगर एक कोई एम्प्लॉय है वर्किंग, अगर उसने अपने फरवरी मंथ की सर्विसेज भी उसने पूरे मंथ काम किया ऑफिस में और मार्च में भी पे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर दी, लेकिन अभी उसको दोनों ही मंथ की सैलरी नहीं मिली, तो वो सैलरी होगी उसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्योंकि यहां पर क्या किया उसने, अपनी सर्विसेज पहले ही दे दी बट अभी आपने पेमेंट नहीं रिसीव किया, तो दैट इज आउटस्टैंडिंग, दैट विल कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। बट प्रीपेड में क्या है कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। मैं बात करूं कि आपने फरवरी मंथ का काम किया बट वहां पर आपने एडवांस में सैलरी मार्च मंथ की भी रिक्वायरमेंट ले ली कि मुझे मार्च मंथ की भी सैलरी प्रोवाइड कर दो, मुझे कुछ इमरजेंसी के कारण नीड है। तो अगर आपको कंपनी मार्च मंथ की सैलरी भी फरवरी के मंथ में पे कर देती है तो वो आपके लिए, बिजनेस के लिए, उस कंपनी के लिए एडवांस पेमेंट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, क्योंकि आपने बिना सर्विसेज लिए उनको एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं।
हम चलते हैं अपना फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो हमारी एसेट्स होती है करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। एक बार हम उसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स को हम और क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स। ये आपकी दो टाइप की हो सकती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और थर्ड हमारा टाइप हो गया फिक्टिशियस एसेट्स। बेसिकली फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है? एक टाइप की फेक एसेट्स होती हैं जिनका बिजनेस में कोई यूज नहीं होता। बेसिकली ये क्या होती है? ये आपके कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस के बैलेंस हो सकते हैं, कुछ सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हो सकता है, या फिर कोई आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी फिक्टिशियस एसेट्स का ही एक पार्ट है, जिनका बिजनेस में वैसे कोई यूज नहीं होता, बट एक बैलेंसेस आपके खड़े होते हैं जिनको हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया होता, तो वो आपके होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। एग्जांपल क्या हो गए इसके? सस्पेंस अकाउंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिर प्रॉफिट के बैलेंसेस, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी मैंने जब एक्सपेंडिचर आपके साथ डिस्कस किए तो मैंने ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस नहीं किया था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली डेफर्ड का मीनिंग है आप कोई एक्सपेंडिचर पोस्टपोन कर रहे हो। आप उस एक्सपेंसेस को कर तो अभी रहे हो करंट में, बट आप उसको रिकॉर्ड पूरी तरह से अपनी बुक्स में अभी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ज्यादातर एक्सपेंसेस हम शो कहाँ करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कंप्लीटली शो नहीं कर रही, मैं इसको फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर रही हूँ। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आपने बिजनेस ने एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया 5 करोड़ रुपीस का, तो क्योंकि बहुत ही बड़ा आपका एक्सपेंस है, आप ऐसा नहीं है कि आपने इस ईयर में, इस करंट ईयर में 5 करोड़ रुपीस एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड किए तो वो एडवर्टीजमेंट इस ईयर में ही सारा बेनिफिट दे देगी आपको, ऐसा नहीं होता। आने वाले टाइम में उस एडवर्टीजमेंट का आपको बेनिफिट मिलता रहेगा, इसलिए वो सारे एक्सपेंसेस भी मैं इसी ईयर में शो नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको पोस्टपोन कर देती हूँ फ्यूचर में। सपोज करो मैंने इसको आने वाले 5 ईयर्स तक लिखा कि मैं इसका बेनिफिट नेक्स्ट 5 ईयर्स तक अर्न करती रहूंगी, तो ये हो गया ईयर 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट ईयर में मैं क्या करूंगी? इसको 1 करोड़ रुपीस मैंने इसको 1 1 1 1 1 डिवाइड कर दिया 5 ईयर्स में। तो मैं अब क्या करूंगी? इस फर्स्ट ईयर के 1 करोड़ रुपीस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दूंगी डेबिट साइड पर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1 करोड़। बट जो नेक्स्ट 4 करोड़ रुपीस मेरे पास बचे हुए हैं बैलेंस, वो मैं कहां पर शो करूंगी? बैलेंस शीट में। वो बैलेंस शीट में एक टाइप से मेरे लिए एसेट्स होंगे 4 करोड़ रुपीस की, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर मुझे फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करके देंगे, इसलिए मैं उनको एसेट्स काउंट करती हूँ। और वो एसेट्स आपके कौन सी एसेट्स होंगे? फिक्टिशियस एसेट्स। बैलेंस शीट में आप एसेट साइड में लिखेंगे उसे फिक्टिशियस एसेट्स 4 करोड़ रुपीस। फिर नेक्स्ट ईयर में हम 1 करोड़ रुपीस और प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देंगे, तो आपके पास बैलेंस बच जाएगा 3 करोड़ रुपीस। तो इस टाइप से हर 5 ईयर्स में, आने वाले 5 ईयर्स तक हम इसको कुछ एक एक्सपेंडिचर राइट ऑफ करते जाएंगे, और जो नहीं राइट ऑफ होते वो आपके बैलेंस शीट में आते हैं। तो बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो अभी तक आपके राइट ऑफ नहीं हुए हैं एक्सपेंडिचर, जिनको अभी हमने अपनी बैलेंस शीट में शो किया हुआ है। वो पोर्शन जो आपने अभी तक एक्सपेंसेस का राइट ऑफ नहीं किया, दैट आर कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। I will write the definition of deferred revenue expenditure.
fictitious assets. These are neither tangible or intangible assets. ये कोई टेंजिबल असेट्स भी नहीं है और इनटेंजिबल भी असेट्स नहीं है. दे आर losses which are not written off till or yet now. जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किए एक्सपेंडिचर, जिसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दे था कि एक एडवर्टीजमेंट करते हैं बहुत बड़े अमाउंट की, एक ह्यूज अमाउंट की, जिसका कुछ एक पार्ट आप एक ईयर में राइट ऑफ कर देते हैं, उसे प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देते हैं. बाकी बचा हुआ पार्ट जो आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, जिसे हम राइट ऑफ नहीं करें, उसे हम एज ए एसेट शो करते हैं. तो दैट आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स. और इसका एक एग्जांपल क्या था? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उन एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. है तो आपके रेवेन्यू नेचर के, वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, बट उनको हमने क्या कर दिया? डेफर्ड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया. तो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये कुछ सारी जितनी भी मैंने करवाई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपको अच्छे से क्लियर करना होगा, क्योंकि इन टर्म्स के बिहाफ पर हमारी अकाउंटिंग में जो यूज होती रहती हैं टर्म्स रेगुलर बेसिस पर, तो आपको ये टर्म्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक टेक केयर, बाय.